नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आइए आज की सभा को प्रारंभ किया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में यूरोप में जो व्यवस्थाएं थी। बेसिक तौर पर राज्य में, यूरोप के राज्य में नवीन व्यवस्था, चूँकि यूरोप में पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण से प्रबोधन आया। पुनर्जागरण क्या है? तो आप ऐसे समझिए कि पुनर्जागरण का अर्थ ये होता है कि जब पुनर्जागरण आया तो लोग अपना तर्क बुद्धि के आधार पर सही और गलत का निर्णय करने लगे। उसके पहले क्या लोगों के मन में बुद्धि नहीं था? बुद्धि था, लेकिन वे लोग उस समय रूढ़िवादी मान्यताएं, व्यवस्थाएं और धर्म द्वारा थोपे गए कुछ मूल्य के हिसाब से जीते थे और उस पर प्रश्न कहीं खड़ा ना करके अपनी व्यवस्था को, अपने जीवन को एज इट इज़ बनाए हुए थे। लेकिन जब पुनर्जागरण आया, जब प्रबोधन काल आया, तो इस समय जो मानव है वो इनलाइटमेंट की ओर गया। इनलाइटमेंट की ओर कहने का मतलब है उसका जो विवेक था, उसका जो बुद्धि था, जो सोचने की क्षमता थी, उसका जो तर्क था, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकवाद और समाजवाद पर आधारित था। इस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुनर्जागरण यूरोप में विकसित होकर पूरे वर्ल्ड में फैला। और वर्ल्ड में फैलने का रीज़न क्या हुआ कि मानव क्या हुआ? तर्कवाद की ओर गया। तर्कवाद की ओर गया तो यहाँ से मानव के अंदर एक अलग कोग्निडम विजडम का विकास हुआ, मतलब संज्ञानात्मकता बुद्धि का विकास हुआ, जिससे मानव क्या हुआ कि सही और गलत का निर्णय करके सिर्फ और सिर्फ इस बात को ना मानने की स्वीकृति दिया कि यह व्यवस्था कोई भगवान ने बनाया है या धर्म गुरुओं ने कहा है या वेद में लिखा हुआ है या बाइबल में लिखा हुआ है या कुरान में, हदीस में लिखा हुआ है। उसको अपने बुद्धि के आधार पर सही और गलत मानने का प्रवृत्ति मानव में क्या हुआ? डेवलप हुआ। तो इसका सिर्फ और सिर्फ दो कारण है, प्रबोधन और क्या? पुनर्जागरण। तो इतना बेसिक फंडामेंटल ज्ञान था जो मैंने आपको दे दिया। आगे देखते हैं यूरोप में नवीन राज्य व्यवस्था। अब यूरोप के अंदर जो व्यवस्था थी वो किस तरह था, वो कैसे काम करता था, उसमें बेसिक तौर पर हम देखेंगे कि नवीन यूरोपीय राज्य प्रणाली। जब नवीन यूरोपीय राज्य प्रणाली की ओर जाते हैं तो ये बेसिक तौर पर 16वीं सेंचुरी से लेकर 1789 में क्या हो रहा है? तो आप जान लीजिए कि 1789 में फ्रांस से क्रांति हो रहा है। फ्रांस से क्रांति ने वहाँ के मजदूर वर्गों में, मध्यम वर्गों में किस प्रकार तानाशाही डिक्टेटरशिप के लिए एक मोर्चा बनकर खड़ा हो गया, दुर्ग बनकर खड़ा हो गया, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। ये टॉपिक का क्लासिफिकेशन। उसी क्रम में आगे देखते हैं अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति आप देखिए तो कुछ इस प्रकार मिलेगा कि 1776 में क्रांति की शुरुआत हो रही है। 1783 में क्रांति पुरजोर पर चला गया, लगभग जो अमेरिका था आज़ाद के प्रोसेस में पहुंच गया, यानी कि आज़ाद हो गया। और फिर 1787 के आसपास देखिएगा तो अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश बन गया, एक संप्रभुता वाला देश बन गया। और इसमें नो डाउट है कि विश्व का पहला वैसा देश अमेरिका है जिन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अपना संविधान बनाया। आज देखिए कि विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जिसमें से खुद अपना देश जो भारत का संविधान है वो भी काफ़ी हद तक अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इस चीज़ को, इस आयाम को आपको क्या करना है? समझना होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। फिर फ्रांस की क्रांति 1789 जो मैंने आपको बताया। फिर गृह युद्ध, जो गृह युद्ध है यूरोपीय स्तर पर देखिएगा तो 1761 से लेके 1865 तक वहाँ पे गृह युद्ध चालू हुआ, जिसके कारण वहाँ के आंतरिक यूरोप में बहुत सारी गतिविधियाँ, जैसे में आंतरिक द्वंद्व, गृह युद्ध होता है तो क्या होता है? एक दूसरे के बीच तानाशाही डिक्टेटरशिप का परिचय लोगों ने दिया। तो ये चीज़ था जिसके बारे में बात करेंगे। फिर इंग्लैंड में संसदीय सुधार व्यवस्था। इंग्लैंड में किस प्रकार पहले इंग्लैंड के जो राजा था, जो महारानी होती थी, उसका ही शासन होता था। लेकिन नेक्स्ट संदर्भ में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार हुआ। और संसदीय सुधार में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कानून थे, लॉ थे
जिसको बनाया गया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ हम इस बात के आधार पर संसद के बात को नहीं मानेंगे कि वहाँ के महारानी ने कोई फैसला लिया है, बल्कि इस आधार पर मानेंगे कि वहाँ के जो संसदीय व्यवस्था है वो गलत है, तो उसमें सुधार करें। तो ये चीज़ें थी जिसको हमने जान गया। फिर नवीन यूरोपीय राज्य प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, इसमें क्या है प्रमुख विशेषताएं, तो इसके बारे में जानते हैं। उसमें बेसिक तौर पर यह है कि 15वीं 16वीं सदी के दौरान कुछ विशेषताएं थी। वो विशेषताएं क्या थी? यूरोप के स्तर पर 15वीं और 16वीं सदी के दौरान कुछ विशेषताएं थी। तो उस विशेषता क्या था? तो विशेषता कुछ इस प्रकार था कि वहाँ का जो निरंकुश राजतंत्र था, उसका जो शासन का प्रधान था वो राजा होता था, और अगला शासक राजा का बेटा ही होता था। ऐसे में जो शासन का सर्वोपरि है, यानी सर्वा है, वो कौन होता था? राजा होता था। कौन होता था? राजा। अब देखिए, जब राजा सर्वोपरि होता था तो राजा के पास कुछ न्यायिक अधिकार होते थे। तो विधायी अधिकार, न्यायिक अधिकार और कार्यकारी अधिकार, मतलब न्याय भी वही देगा, विधि मतलब लॉ कानून भी वही बनाएगा। उसके साथ साथ जो कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिंग व्यवस्था है, एग्जीक्यूट लागू करने वाली व्यवस्था है, वो सारा के सारा कौन करेगा? तो राजा ही करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब राजा सारे अपने मन से गतिविधियां कर रही है तो राजा क्या था? स्वेच्छाचारी था। अब जब स्वेच्छाचारी था तो उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, ना तो धर्म का और ना ही कोई प्रतिनिधित्व व्यवस्था का, ना ही वहाँ के धर्म का, ना ही उसके प्रतिनिधित्व व्यवस्था का कोई कंट्रोल था। तो ये चीज़ें था जो मैंने आपको राजा के बारे में बता दिया। यानी पुनः इसको शॉर्ट में समराइज कर दिया जाए तो आपको मैंने ये बताया कि 15वीं 16वीं सदी के दौरान यूरोप में जो राजतंत्र व्यवस्था था उसके अकॉर्डिंग राजा कौन होता था? शासक कौन होता था? राजा होता था, और अगला शासक राजा का बेटा ही होता था। ऐसे में जो राजा था वे स्वेच्छाचारी था। स्वेच्छाचारी था तो उसका कुछ राइट्स थे, और वो राइट्स उसका ये था कि उसके पास न्यायिक अधिकार था, उसके पास कार्यकारी अधिकार था, और उसके पास विधायी अधिकार था। इस प्रकार राजा अपने स्वेच्छाचारिता के माध्यम से गतिविधियों का, कानूनों का निर्वहन कर रहा था। इस प्रकार उस पर किसी भी व्यवस्था का अंकुश नहीं था, ना तो वहाँ के चर्च व्यवस्था यानी धर्म का, और ना ही कोई प्रतिनिधित्व सभा का। तो ये चीज़ें था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपने जान गया होगा। आगे देखते हैं। अब जो ऐसे में जो सबसे प्रोमिनेंट उदाहरण मिलता है, वो उदाहरण मिलता है जो फ्रांस का राजा था। फ्रांस का राजा था लुई 14वां, और लुई 14वां कहता था आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज़ द लॉ, यानी मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही क्या है? कानून है। अब जब ये स्टेटमेंट दे रहा है कौन? फ्रांस का राजा लुई 14वां। तो फ्रांस में उस समय भी कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे में प्रतिनिधित्व सभा था और जनरल स्टेट था। जनरल स्टेट मतलब क्या होता है उसके बारे में 1 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जन प्रतिनिधित्व सभा और जनरल स्टेट को फ्रांस का राजा लुई 14वां ने क्या किया? भंग कर दिया। क्या कर दिया? भंग कर दिया। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जब हम आपको बताएं कि 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में राजतंत्र व्यवस्था में, यानी निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था में देखा जाए तो सबसे प्रबल नाम किसको आता है? फ्रांस का राजा। और फिर ये क्या किया? जनप्रतिनिधि सभा और जनरल स्टेट को भंग कर दिया। लेकिन जनरल स्टेट में अगर देखें तो कौन लोग होते थे? तो इसमें मुख्य तौर पर 3 लोग होते थे। चर्च के जो प्रतिनिधित्व करता थे, जो चर्च के पादरी लोग होते थे, वे लोग होते थे। दूसरा, इसमें जनरल स्टेट में फ्रांस के जो कुलीन वर्ग, जो संपन्न लोग, धनी संपन्न लोग, राजशाही खानदान वाले लोग होते थे, वे लोग होते थे। और तीसरा,
आम जनता का प्रतिनिधित्व होता था, जिसे बेसिक तौर पर कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग होते थे। तो ये चीज़ें थी जो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि ये जनरल स्टेट में से जो चर्च के प्रतिनिधित्व पादरी लोग और जो फ्रांस के कुलीन वर्गों के लोग थे, उन लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार का मतलब ये होता है, प्राप्त था। विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि यूरोपीय व्यवस्था में, वहाँ के स्थानीय व्यवस्था में इन दोनों को, यानी चर्च के जो पादरी लोग हैं और जो फ्रांस के कुलीन वर्ग है, इन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। तो विशेषाधिकार का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब कि वहाँ के स्थानीय कर व्यवस्था में और बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर इन लोगों की कुछ रियायतें मिलेगी, इन लोगों को छूट मिलेगा। तो ये होता है ये विशेषाधिकार का मतलब, ये समझ गए। अतः इन दोनों के वजह से समाज में भेदभाव जो था प्रचलन में था। समाज में जो था मजदूर और कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग ये भेदभाव के शिकार थे। क्या थे? भेदभाव के शिकार थे। तो इससे कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरी पैरेलल व्यवस्था अगर इन लोगों के पक्ष में आएगा, तो वो बेसिक तौर पर कहीं ना कहीं इन लोग उसके प्रति झुकाव स्पष्ट करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब यह क्या किया, जो निरंकुश राज्य तंत्र थे, जो निरंकुश से राजतंत्र व्यवस्था था, वो अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने, राजा ने क्या किया, वाणिज्यवाद की नीति अपनाया। और वाणिज्यवाद की नीति के तहत क्या होता है कि आर्थिक मामला को स्वयं देखा। यानी वाणिज्यवाद का मतलब ये होता है कि अपना वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देना। और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा आप कब देंगे? जब आपके पास अतिरिक्त धन होगा, सरप्लस एग्रीकल्चर होगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आर्थिक मामला को बढ़ावा दिया। और आर्थिक मामला का मतलब क्या है, तो इस अधिकार को समझ लेते हैं। यह अधिकार व्यापारियों को दिया तो अपने हित में काम करेंगे। राजा का कहना था कि अगर आर्थिक मामले वाला जो गतिविधियां हैं अगर हम व्यापारियों को देते हैं तो वो अपने हित के लिए काम करेंगे, अतः सर्वव्यापी कार्य नहीं करेंगे। और राजा क्या कमिटमेंट करता था, चूँकि हम सॉवरेन हैं तो हम समुदाय के सभी वर्गों के हित को देखकर ही गतिविधियां का निर्वहन करेंगे, आर्थिक गतिविधियां करेंगे। तो ये चीज़ था जो मैंने आपको बताया। फिर क्या है, राजा अपने देश के विकास के लिए भौगोलिक खोजें, उसके साथ साथ विदेशी व्यापार, उपनिवेशवाद का प्रभाव का बढ़ावा दिया। और इसके तहत देखिएगा कि दुनिया के कई हिस्सों में यूरोप के लोगों ने अपना साम्राज्य, अपना डोमिनेंस प्रभावित किया। तो ये थी जो मैंने आपको पूरा के पूरा बताने का प्रयास किया। फिर आगे की कड़ी में देखिएगा कि यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध होता है 1648 के आसपास। और 30 वर्षीय युद्ध के बाद देखिएगा तो यूरोप वासियों को लगा कि ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब वेस्टफेलिया की संधि हुई। और वेस्टफेलिया के संधि के तहत आपसी में कुछ शर्तें रखा गया। वो शर्त में से कुछ शर्त इस प्रकार था कि सभी जो राज्य है, जो सभी का राजा का राज्य है, उसके राज्य की संप्रभुता का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये बात था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन थोड़ा सा ये वाले पक्ष को और ये वाले पक्ष को अगर समराइज करें तो हमने आपको बताया कि यूरोप में 15वीं और 16वीं सदी के दौरान जो निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था था, उसके संदर्भ में जो सबसे प्रमुख और प्रबल नाम आता है वो था फ्रांस का राजा लुई 14वां। लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यानी आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज़ द लॉ। इसके संदर्भ में वह क्या करते थे कि जो फ्रांस का जनप्रतिनिधि सभा और जो जनरल स्टेट था, इन दोनों को भंग कर दिया था। अगर हम जनरल स्टेट कहें तो उसके तहत कुछ मुख्य था, 3 चीज़ें थी, 3 व्यवस्थाएं थी। पहली व्यवस्था था जिसका प्रमुख उसमें कौन होते थे, चर्च के पादरी लोग होते थे। और दूसरा फ्रांस में जो कुलीन वर्ग होते थे। और तीसरा अगर देखें पैरामीटर तो उसमें कौन थे, जो फ्रांस का आम जनता था वे लोग थे।
तो ये जनरल स्टेट में ये 3 लोग को शामिल किया गया था। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।